लेकिन एक दो स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद गेस्ट को जोड़ेंगे। एक बार लेकर आइए पीएसयू बैंक निफ्टी पीएसयू बैंक स्क्रीन पर इंटरडे। सुबह सुबह एसबीआई ने मूड बनाया और लग रहा था कि एसबीआई थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और एसबीआई के उस मूव के बाद अब आप देखेंगे मूव जो स्प्रेड हो रहा है वो बाकी बैंकों में, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, कैनरा बैंक। अब एफएनओ में तो पीएसयूज में यही स्टॉक्स बचे हैं। ये तीनों अब डे हाई पर आकर कारोबार कर रहे हैं, करीब करीब 1.8%। पीएनबी में, कैनरा बैंक में करीब करीब 1.5% की तेज़ी और बीओबी में तेज़ी। वीरू मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली अगर आप 10 बजे इस तरीके का मूव देखते हैं पीएसयू बैंकों में, उसका मतलब ट्रेडिंग सेंटीमेंट बहुत अच्छा होता है। और आज ट्रेडिंग सेंटीमेंट बहुत अच्छा है। इनफैक्ट ट्रेडिंग सेंटीमेंट कल भी इतना ख़राब नहीं था। मैं कल, हालांकि मैं था नहीं, लेकिन मैं चार्ट्स देख रहा था कुछ जो आज सुबह हमने डिस्कस भी किया था। कल ही मिड कैप इंडेक्स ने आपको बता दिया था कि एक डाइवर्जेंस शुरू हो गई थी और निफ्टी भी काफ़ी करीब था अपने क्लोज सपोर्ट्स के। लेकिन आज मिड कैप इंडेक्स में देखिए क्या अच्छी खासी तेज़ी। 1% का मिड कैप इंडेक्स में मूव, और मिड कैप इंडेक्स में पूरा का पूरा, जैसे हमने डिस्कस भी किया था, 0.4% खुले थे हम, वहाँ से 0.6% ऐड किया है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेज़ी। इनफैक्ट अब आज का सेक्टर ऑफ द डे अब वापस बन रहा है मिड कैप बैंक्स। पीएसयू की तो बात कर ही ली हमने, लेकिन वीरू सिटी यूनियन बैंक देखिए, फेडरल बैंक देखिए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक देखिए, इंडसइंड बैंक देखिए, पूरी की पूरी पॉकेट में अब इस समय, पूरी की पूरी क्लस्टर में इस समय आपको एक स्ट्रेंथ विजिबल है। जी हम, और ये जो तथ्य अनुज ने कहा अभी वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर इनका जुड़ाव से हो जाए, मतलब जुड़ाव हो जाए निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ में, तो अमूमन वो एक ट्रेंडिंग डे बन जाता है अमूमन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये अच्छा रहे। अच्छा, आई थिंक इसी थीम पर अगर कोई ट्रीट लेना हो, अभी हम मेहमानों की कॉल पे बाद में आएंगे, लेकिन जरा एक बार मैं वाई एडिशंस को देखता हूँ कि एग्जैक्टली पीएसयू बैंक्स में वाई एडिशंस कैसे कैसे हैं। देखिए वाई एडिशंस अच्छे हैं, कैनरा बैंक, एसबीआई दोनों अगर आप देखें अच्छा करते हुए। अमित जी हल्की सी एक टिप्पणी करिएगा, पीएसयू बैंक्स में अगर कुछ लेना हो, एसबीआई का ट्रेड हमने सुबह सुबह पकड़ा था अबव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अभी क्या अप्रोच करना चाहिए, क्या ग्रिप करना चाहिए? जी अनु जी, पीएसयू बैंक्स में जैसे आपने कहा कि एसबीआई में डेफिनेटली हमने एक अच्छा मूव देखा है। उसके अलावा 2-3 दिन से हम ट्रैक्शन देख रहे हैं कैनरा बैंक में। कैनरा बैंक ने अपने 200 डेमा पे जाके सपोर्ट लिया था और वहीं से इसने एक टर्न अराउंड दिखाया है। अगर इसका वीकली चार्ट देखे तो अराउंड 267 275 के जोन पे वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी है। तो पोजीशन कैनरा बैंक में बनाई जा सकती है। फ्यूचर्स में इसका प्राइस 285 का है। स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 281 रुपीज का, टारगेट्स रहेंगे 295 के। कैनरा बैंक, चलिए अभी काम करते हैं कैनरा बैंक पर, पीएसयू बैंक्स पे एक रीडिंग ले ली है हमने अपने मेहमानों की। अमित जी आपसे ही शुरुआत करते हैं इस क्रम की। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त, किसको चेस करेंगे आप? जी पहले तो गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग अनु जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनु जी मुझे इस वक्त एमजीएल का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। एमजीएल में कल हमने एक पुल बैक दिखा था 10 और 20 डेमा से, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल था और आज उसका एक फॉलोअप देख रहे हैं। एमजीएल अभी कैश में ट्रेड कर रहा है 900 पे, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 920, स्टॉप लॉस रहेगा 890 का। मेरी सेकंड कॉल रहेगी अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक कल मेरा बीटीएसटी ट्रेड भी था, यहाँ स्ट्रेंथ कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। हर परिस्थितियों में जब मार्केट नीचे भी जा रहा था तो अल्ट्राटेक अपने लेवल्स काफी होल्ड कर रहा था। इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो काफी अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ है, तो अल्ट्राटेक में बने रहेंगे। फ्यूचर्स में 7360 का प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ लगभग 7500 और स्टॉप लॉस रखेंगे 7300 का। ओके ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पर बाय सीमेंट में आज अच्छी खासी तेज़ी एक्चुअली बन रही है, पूरी की पूरी स्क्रीन पर प्ले हुई है, गैप अप नहीं था। उसके बाद एक और पॉकेट जहाँ पर अब बाइंग बन रही है वो है टायर स्टॉक्स। एक बार लेकर आइए 2-3 स्टॉक्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और एमआरएफ। इंट्राडे चार्ट्स दोनों स्टॉक्स के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। बालकृष्णा डे हाई पर करीब करीब 1% ऊपर, और एमआरएफ में इस समय एक फ्रेश मूव स्टार्ट हुआ, देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी एमआरएफ में, और अभी अभी ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जा रहा है। इनफैक्ट पूरी की पूरी ऑटो एंसिलरी स्पेस, एक्साइड इंडस्ट्रीज में बाइंग। अच्छा एक बार स्टॉक और लेकर आइए, उसके बाद आईटीसी का चार्ट लेकर आइए। आईटीसी इस समय एक सपोर्ट कर रहा है मार्केट को, और आईटीसी अब लगातार 3-4 दिन के डिक्लाइन के बाद वापस 380 क्रॉस कर रहा है। गाबा सर, एक तो पहले आईटीसी पर अपना व्यू दीजिए और उसके बाद आपकी इस समय की फ्रेश कॉल्स। वेल आईटीसी मुझे अच्छा लगता है। बेसिकली जो चार्ट स्ट्रक्चर है पॉजिटिव है। करेक्शन आया बट माइल्ड करेक्शन था, 3-4 दिन का था बस। उसके बाद आज जो मूव है अगर सस्टेन करता है, अगर यहीं पर भी आज क्लोज मिलता है
तो कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर आईटीसी का। 375 का स्टॉप अगर चले और थोड़ा वक्त देना चाहिए। 385 टू 390 ये जोन है, आईटीसी वहां तक जाने की पूरी चेष्टा करेगा। लेने की जगह तो अच्छी है और लेना भी चाहिए, एग्रेसिव कॉल है लेकिन यस लेना चाहिए। स्टॉक जो मैंने चुना है आज है बैंकिंग क्षेत्र से एक स्टॉक साइलेंट है, वो है आरबीएल बैंक। यहां पर ट्रेड करा है करीब 158 के आसपास, 156 का स्टॉप लगाना चाहिए। पॉसिबल है कि आपका एक जो टारगेट है करीब 162 के नजर आते हैं। और दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे, जिसमें मोमेंटम बहुत ही बढ़िया है, वो है डेल्टा कॉर्प। ये डेल्टा कॉर्प 192 पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसको एक दिन के लिए नहीं लेना चाहिए, इसको लेना चाहिए 1 या 2 या 3 दिन के लिए। ये इसका टारगेट है कम से कम 200 का, मुझे लगता है वहां तक जरूर चला जाएगा मैटर ऑफ टाइम। डेल्टा कॉर्प स्टॉक पर करीब 189 का, यस डेल्टा कॉर्प। ये प्रकाश सर, आपने किस शब्द का इस्तेमाल किया? आरबीएल बैंक द साइलेंट किलर है, या मैंने गलत सुना? यस, यहाँ जाता नहीं है लेकिन वहां पर एक हम फोकस करते हैं सिर्फ नहीं स्टॉक्स पर, क्वाइटली है। नहीं, वर्ड यही था ना, वर्ड था ना साइलेंट किलर, बिल्कुल बिल्कुल वर्ड तो यही था ना, कि मैंने गलत सुना? या दैट्स फाइन, ठीक है, मैंने सही सुना, साइलेंट किलर। अच्छा, साइलेंट किलर क्यों क्यों है ये? क्योंकि ये 10 डेमा के ऊपर गया और अब 20 डेमा को टेस्ट करता हुआ एग्जैक्टली 158.75 पे। मेरे स्क्रीन पे जो चार्ट्स लगे होते हैं उसमें अलर्ट होता है 20 डेमा का, उसमें अपीयर हुआ था आरबीएल बैंक एंड डेल्टा। इनफैक्ट डेल्टा भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। आशीष बहती जी, बताइए आपके 2 ट्रेड्स क्या होंगे? वीरेंद्र जी, पहला ट्रेड रहेगा बीएचईएल पे बाय कॉल। स्टॉक अच्छा एक मूव दिखा रहा है पिछले 2 दिनों से। कल का प्राइस एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग था और आज भी वापस स्टॉक अपना 20 डेमा रीगेन करने का अटेम्प्ट कर रहा है। अभी 20 डेमा के नीचे है, बट जिस हिसाब का प्राइस एक्शन बन रहा है इंट्राडे में और आवर्ली चार्ट्स में, मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है यहाँ से। तो 70 रुपीज का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी बीएचईएल में फॉर अ टारगेट ऑफ 74.50। सेकेंड ट्रेड जो रहेगा वो टाटा पावर में खरीदारी की सलाह। ये स्टॉक भी अपने 20 डेमा के पास में ही कंसोलिडेट कर रहा है, होवर कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। तो 209 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह है टाटा पावर, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 202 का। वाकई अगर आप देखिए टाटा पावर अच्छा करता हुआ। अच्छा, एक बार टाटा पावर का जिक्र हुआ तो जरा मैं एनटीपीसी को देखना चाहूंगा। एनटीपीसी क्या कर रहा है? आपकी स्क्रीन पे 171, क्या वो एडवांटेज ले पाया? नो, नॉट एग्जैक्टली। एक बड़ा अच्छा अगर आप देखें ब्रेकआउट का केस बन रहा था इसमें, लेकिन थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। बट अगर आप देखिए ना, इस वक्त सबसे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग में कैंडल जो क्रिएट हो रही है, दैट्स एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देखिए चल कितना चुका है ये मैटर नहीं करता, बात करता है कि चलने के बाद क्या टेस्ट कर रहा है, दैट्स मैटर। आई मीन, और 860-160 पे ये एग्जैक्टली अपने 20 डेमा को स्ट्राइक कर रहा है। और यहाँ पे इसका उल्लेख करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 24 जनवरी को जो एक्सिस बैंक में प्राइस डैमेज हुआ था, 24 जनवरी को एक ब्रेकडाउन हुआ था, अब ब्रेकडाउन बिलो 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और उस दिन के बाद से लेकर अब तक इसने कभी भी 20 डेमा को क्रॉस नहीं किया था। बट यस, आज का दिन ये क्रॉस कर रहा है। आशीष, आपकी रीडिंग क्या कहती है एक्सिस बैंक में? अगर दाव खेलना है इन ऑप्शंस तो क्या रीडिंग कहती है? कौन सी कॉल पकड़ सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस? जी वीरेंद्र जी, एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है एक्सिस बैंक में। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी 40,500 के ऊपर एकदम कंफर्टेबल ट्रेड कर पा रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छा बड़ा मूव देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। तो 870 की कॉल थोड़ी शॉर्ट ऑफ द मनी है क्योंकि पूरा मंथ है, तो 870 की कॉल खरीदारी की सलाह रहेगी। 16 रुपए 50 पैसे के करीब ये चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 12 रुपए का। मुझे लगता है कि इसमें करीब 23 से 24 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जी हाँ, चलिए अब हो गए ट्रेड्स की बात, लेकिन मैं आपको देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बैठा हूँ तो तथ्यों को बताना जरूरी है। ये 25 जनवरी को शुरू हुआ था पूरा का पूरा, अगर आप देखें जो खेल था। आई मीन, और आई थिंक वो एडनबर्ग की रिपोर्ट थी, उसके बाद प्राइस डैमेज हुआ अदानी इंटरप्राइजेस में। मेरा काम है अपडेट देना। उस दिन के बाद कभी भी अदानी इंटरप्राइजेस ने 10 डेमा को भी टच नहीं किया था। मैं याद रखिएगा, कोई ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक अपडेट दे रहा हूँ, टेक्निकल अपडेट। 25 जनवरी के बाद इट्स द फर्स्ट डे दैट Adani Enterprises is trading above its shortest moving average 10-day exponential moving average। और स्टॉक्स क्या कर रहे हैं? लेट्स ब्रिंग अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स क्या कर रहा है? अदानी पोर्ट्स 20 डेमा के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। अंबुजा सीमेंट्स क्या कर रहा है? 3% ऊपर, करीब करीब 80-95 पे। अनुज, हालांकि हम दोनों का काम ये नहीं है कि हम इन ट्रेड्स को पिक करें, बट तथ्यों को रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्या लग रहा है अनुज, ये अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में स्टेबिलिटी? मैं तो एवरेजेस को देखता हूँ,
मेरे को तो प्राइस समझ में आता है, क्या लग रहा है अनुज? नहीं बिल्कुल, मैं प्राइस एक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ में पढ़ रहा था। कल जो अदानी एंटरप्राइजेस में रिवर्सल आया था वो बहुत टाइम के बाद हाई वॉल्यूम पर आया था, और कल डिलीवरी वॉल्यूम भी डिसेंट थे कल अदानी एंटरप्राइजेस में। और आप देखिए एक टेम्प्रेरी फ्रीज भी लगा दिया है इसने 1500 रुपये का। तो भी तो देखिए प्राइस एक्शन बहुत टाइम के बाद कल पॉजिटिव हुआ था, लेकिन ये चीज़ मैं कहूँगा कि रिटेल थोड़ा सा दूरी रहे इससे तो बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें ना प्रॉब्लम बहुत है। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे सौदे मिलेंगे आपको, लेकिन इससे मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। पिछले 2 दिन में जो अदानी ग्रुप में स्टेबिलिटी आई है उससे क्लियरली आप देखेंगे बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी आई है, और बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी आने से ओवरऑल मार्केट में स्टेबिलिटी आई है, और उसकी वजह से ब्रॉडर मार्केट में स्टेबिलिटी आई है। ये क्लियरली एक फैक्टर है जो एक रिस्पॉन्सिबल रहा है। पिछले 1.5 दिन की जो स्टेबिलिटी आप देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में या इवन निफ्टी बैंक में, उसका एक बहुत बड़ा कारण तो रहा है। ये अब सस्टेन करेगा या नहीं ये तो खैर किसी के लिए भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ प्राइस एक्शन, जैसे हमने कहा हमारा काम है प्राइस एक्शन पढ़ना। प्राइस एक्शन पिछले 2 दिन में सुधरा है विदाउट अ डाउट। जी विदाउट ए डाउट। और अच्छा अनुज, मैं अगेन कहूँगा आपका मेरा काम बाय कॉल नहीं देना है, लेकिन जब हमने विचार किया, चर्चा करी इन स्टॉक्स पे, चाहे वो राहुल हों चाहे अलग अलग विशेषज्ञ हों, 2 कंपनियों को फिर भी अगर आप देखें इस पूरे ग्रुप में सबसे मजबूत बना गया है अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ बैक्ड एसेट्स। नहीं वो तो है, वो तो खैर कई लोगों का मानना है, लेकिन फिर अगेन हमारा काम वो नहीं है। और प्रॉब्लम अगर आएगी तो प्रॉब्लम कई बार पूरी ग्रुप की होती है, उसमें आप इंडिविजुअल कंपनियों को वो नहीं कर सकते, इंसुलेट नहीं कर सकते। लेकिन इसको ना यहीं पर रोक देते हैं इस चर्चा को, क्योंकि फिर जैसा आपने कहा हमारा काम था कि बेसिकली प्राइस एक्शन को स्पॉट करना, वो बहुत टाइम के बाद पॉजिटिव हुआ है। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, याद रखिएगा। सिर्फ मुझे वो राहुल जी की एक वो बात याद आ रही थी, इसलिए मैं इस डिस्कशन को कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई पूरा का पूरा कंफर्ट इस वक्त एसबीआई प्ले करता हुआ आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। अब एसबीआई यस इट्स डूइंग वेल और कंफर्ट मिलता हुआ 528.40 पे। और क्या अच्छा कर रहा है, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, पूरा का पूरा बैंकिंग वाइब्रेंट है। एक बार फेडरल बैंक पे बात करते हैं। फेडरल बैंक 131.40। आशीष जी, आप कैसे रीड करेंगे फेडरल बैंक को? बहुत स्ट्रॉन्ग मूव फेडरल बैंक का देखने मिल रहा है सुबह से। जो प्राइस एक्शन है काफी इंप्रेसिव है। इनफैक्ट हमारे रडार में भी आया था, बट एक मूव ऑलरेडी आ चुका था, इसलिए एज अ कॉल नहीं दे पाए। हमें लगता है कि जिनके पास लॉन्ग है जरूर बने रहे। 130 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। जो मूव है ये हमें लगता है 134 तक के लेवल्स दिखा सकता है। जिसे भी फ्रेश ट्रेड बनाना है तो ऑप्शन के थ्रू खरीदारी की सलाह रहेगी। 135 का कॉल ऑप्शन खरीदा जा सकता है, ₹2.25 के करीब चल रहा है। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना है, ₹1.75 का एक एसएल मेंटेन करें। मुझे लगता है कि ये जो मूव है ₹3.5 तक का दिखा सकता है। चलिए एक बार बैंक निफ्टी वापस लेकर आइए। देखिए अब वो जा रहा है 40,600 की तरफ, और एक बार जरा 40,500 40,600 की कॉल दोनों देख लेते हैं, क्योंकि कन्विक्शन 40,600 के ऊपर शॉर्ट्स का काफ़ी ख़राब होगा। 40,600 एक ट्रेजेक्ट्री है जिसको बैंक निफ्टी लगातार नेगेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले 3-4 दिनों में एक साइन थे कि स्टेबिलिटी आ रही है बैंक निफ्टी में, और एक 40,000 को नहीं तोड़ रहा है। और इसके लिए वो 40,600 की कॉल देखी, खासतौर से 92% का ओपन इंटरेस्ट का प्रीमियम जंप है यहाँ पर। कल एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए ऑब्वियसली उस ऑप्शन स्ट्राइक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और एक बार 40,500 की भी कॉल लेकर आइए, क्योंकि 40,500 पर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। 40,500 पर करीब 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ भी प्रीमियम ऑलमोस्ट अब डबल होने वाला है। और 40,600 क्रॉस हुआ, और अगर उसके ऊपर हम 1 घंटा और टिक गए तो एक ट्रेंड डे के पूरे चांसेस हैं मार्केट में आज। और जिस तरीके के मार्केट में शॉर्ट है 85% शॉर्ट, और उसमें ज़्यादातर शॉर्ट बैंक निफ्टी में रहे होंगे, बैंक निफ्टी काफ़ी हद तक उसको अब लीड कर सकते हो शॉर्ट कवरिंग रैली को। लेकिन एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रैटेजिस्ट गौतम शाह जी जुड़ गए हैं। गौतम जी गुड मॉर्निंग। लग रहा है मार्केट कुछ साइन ऑफ स्टेबिलिटी, साइन ऑफ बाइंग, बॉटम बनने के चांसेस हैं, या एटलीस्ट रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आ रहा है? गुड मॉर्निंग अनुज। लग तो नहीं रहा है, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड थी अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें। और जैसे सब बात कर रहे हैं, फॉर 8 कंटिन्यूअस डेज हमने लोअर लो देखा, और कल एक इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक हुआ इन द फॉर्म ऑफ 70,350, जो एक बजट डे लो है।
और हमने देखा है पिछले 1 महीनों में कि मार्केट इज रियली प्लेइंग अराउंड विद इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि पहले बजट डे हाई क्रॉस हुआ था, उसके बाद कुछ फॉलो अप नहीं आई और मार्केट गिरा, और अब बजट डे का लो ब्रेक हुआ है और उसके बाद नीचे की तरफ भी कोई फॉलो अप इमीडिएटली नहीं आई है। सो आई थिंक दिस इज नॉर्मल, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन है। ये पुल बैक्स बीच में आते रहेंगे। पिछले 2-2.5 महीनों से हमने ये देखा है कि पुल बैक्स काफी फ्रेजाइल रहे हैं और मोमेंटम उसमें अच्छा रहा नहीं है बियॉन्ड अ पॉइंट। सो वैसा ही कुछ लग रहा है। आई थिंक 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबल रहे। 17,450 फर्स्ट लेवल है जो हम देख रहे हैं, और उसके ऊपर बेस्ट केस अभी 17,600 लगता है। वहां तक जाके हो सकता है मार्केट वापस रिवर्स कर जाए, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि निफ्टी 16,800 से 900 तक धीरे धीरे चला जाएगा। सो इस रैली में बेचना चाहिए, कंजर्वेटिव रहना चाहिए, और एग्रेसिव लॉन्ग्स इस मूव में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लग रहा नहीं है कि ये सस्टेन करेगा। तो 16,800-900 बोला आपने ना निफ्टी पर? हाँ जी, वो एक इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर पॉइंट है, क्योंकि काफी टेक्निकल स्टडीज एक साथ उस लेवल को इंडिकेट करती है। तो 16,800 900 का एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। बिल्कुल, वो हमने सुबह वो लेवल डिस्कस भी किया था, 16,800 17,000, और अगर वो चैनल की हमने बात की थी उसका अगर आप लो देखें वो भी 16,800 16,900, एक्चुअली 16,700 पर जाकर वो बैठ रहा है। तो ये बात हो गई निफ्टी की। गौतम जी, बैंक निफ्टी ने बहुत परेशान किया मार्केट को। पिछले 2 दिन में स्टेबिलिटी आई है, ये क्या आपको लग रहा है एक फेक स्टेबिलिटी है? यहाँ पर भी ट्रेंड डाउनवर्ड साइड का है, या यहाँ पर व्यू थोड़ा अलग होगा? हाँ जी, ये फेक स्टेबिलिटी लगती है। अगेन अगर आप देखिए, कई बैंकिंग स्टॉक्स ओवरसोल्ड हो चुके थे और काफी बड़ी फॉल हमने बैंक निफ्टी में देखा पिछले 4 से 6 हफ्तों में। और जो 39,600 का लेवल है, ये गजब का काम किया है पिछले 2 हफ्तों से, क्योंकि मार्केट ने इस लेवल से ऑलमोस्ट 4 या 5 बार मार्केट वहां से घूमा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब भी ये टूटता है तो 2 से 2,500 पॉइंट की और फॉल आ सकती है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो एक ये डिस्ट्रीब्यूशन सा फेज लगता है। ऊपर बैंक निफ्टी जरूर आपको जाएगा, एक बार आपको टीज करेगा, बट सस्टेन नहीं कर पाएगा। और हमारी जो लेवल्स है 40,700 इमीडिएट रेसिस्टेंस, और उसके ऊपर जो सीलिंग हमें लगती है वो है 41,200। अगर आप बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स भी देख लें तो वहां पर भी कोई एनकरेजिंग सिग्नल्स नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा स्टॉक्स ऊपर ले जाएंगे। और द बिगर प्रॉब्लम इज, अगर आप वीकली और मंथली चार्ट्स को देखें, प्रॉब्लम वहां पर है। देखिए, प्रॉब्लम डेली चार्ट्स पे नहीं है और 15 मिनट या 60 मिनट चार्ट्स पे नहीं है, बिगर पिक्चर चार्ट्स पे प्रॉब्लम है। इसीलिए बाजार बार बार जो कोशिश करता है चलने का, सस्टेन नहीं कर पाता, और ग्लोबल मार्केट्स भी काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। अगर आप डाउ को भी देखें तो 34,500 से 32,500 तक आ गया है वेरी क्वाइटली। तो ये सिग्नल्स आई थिंक मार्केट को ऊपर सस्टेन करने नहीं देंगे। ओके गौतम जी, बेस्ट, जैसे निफ्टी बैंक पे तो आपने अपना व्यू दे ही दिया, बेस्ट सेल ऑन राइज और क्या है जब आपका 16,800 का व्यू है? अब इस दौरान हमने ये भी देखा कि निफ्टी आईटी ने एक हाई लगाया करीब 31,400 का मेरे ख्याल से, जो कि इसने वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर का हाई काटा, बट अगेन कोलैप्स होता हुआ। बेस्ट सेल ऑन राइज क्या है, और आईटी पर आपका टेक सर? देखिए, बेस्ट सेल ऑन राइज तो 3 सेक्टर्स है जहां पर हम काफी बेरिश है। एक तो बैंकिंग हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको कह दिया, और जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उसको हम लोग देख रहे हैं अगले 3-4 दिनों में। सेकेंड है मेटल्स। मेटल्स में काफी बड़ी फॉल हमने ऑलरेडी देखी, और यहाँ से भी मुझे लगता है कि बड़ा फॉल आएगा। तो ये जो आज जो पुल बैक हो रहा है मेटल स्टॉक्स में, मेरे हिसाब से ये टेम्पररी है, और मेटल्स इंडेक्स इजीली 5,000 के नीचे जा सकता है। तो मेटल्स में हमारा व्यू काफी बेरिश है। अगेन यहाँ पर अगर आप वीकली चार्ट्स देखें, मंथली चार्ट्स देखें, सारे पॉपुलर स्टॉक्स के, तो काफी डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो वहां पर बड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है, और इस पुल बैक में वहां पर सेल ऑन राइज कीजिए। और थर्डली एनर्जी एज अ स्पेस विच इंक्लूड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज, विच इज सच अ बिग पार्ट ऑफ द एनर्जी इंडेक्स, वहां पर भी काफी वीकनेस है। अगर आप देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2450 से वापस धीरे धीरे 2340 तक आ चुका है कल तक, और उसमें भी आज थोड़ी बहुत पुल बैक हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि सस्टेन करेगा, और अगर वो 2300 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी एक बड़ी फॉल आ सकती है। तो ये 3 हमारे हिसाब से बेस्ट सेल्स है इस मार्केट में। ऑन द बाय साइड हमें आईटी अच्छा लगता है, मीडियम टर्म स्ट्रक्चर काफी सॉलिड है, स्टॉक्स काफी स्टेडी है, अपनी मूविंग एवरेज को अच्छा से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आईटी में मुझे अच्छी रिबाउंड लगती है। तो अगर आप दूसरे सेक्टर्स में कुछ बिकवाली कर रहे हैं तो आईटी खरीदिए, आई थिंक वो आपका पोर्टफोलियो को सेफ रखेगा। आईटी खरीदिए, वो आपके पोर्टफोलियो को स्थिर रखेगा। और वीकनेस वाले अगर आप देखें 3 पॉइंट्स को गौतम जी ने एक्सप्लेन कर ही दिया है। अच्छा गौतम जी, बीच बीच में कभी कभी हम केमिकल स्टॉक्स में एक स्विंग देख रहे हैं, जैसे कि आज भी था।
बट जो प्राइस डैमेज बीते 4-5 महीने में उसको देखने के बाद आपको लगता है क्या है कि ये सस्टेन कर पाएंगे पुल बैक्स, या फिर ये भी अच्छे सेल राइज के कंटेंडर हैं? सस्टेन नहीं कर पाएंगे वीरेंद्र जी, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो सारे सेक्टर्स जो स्टार परफॉर्मर्स थे ना 2020 और 2021 के, वो धीरे धीरे अपना बड़ा रिट्रेसमेंट कर रहे हैं। और जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस में सीखते हैं कि आफ्टर एनी बुल मार्केट अगर एक 50% या 61% रिट्रेसमेंट होता है तो काफी नॉर्मल है। तो राइज इतनी बड़ी थी कि पोटेंशियल टू फॉल वाज क्वाइट लार्ज। सो 4-5 महीनों में काफी गिरे हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट इन कंपैरिजन टू द राइज मुझे लगता है कि अभी भी काफी पोटेंशियल है काफी केमिकल स्टॉक्स में फॉल आने की। तो इस लेवल्स पे, इनमें इस लेवल्स पे भी बाइंग मत कीजिए। आई थिंक कंजम्पशन और केमिकल्स जो एक बड़े थीम्स थे जो दो साल इतना अच्छा चले, वहां पर मुझे स्ट्रेंथ लगती नहीं है। तो सेल ऑन राइज ही बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा डिफेंसिव में, वैल्यू में जाना बेटर है इंस्टेड ऑफ दीज स्टॉक्स जहां पर ऑलरेडी वैल्यूएशंस काफी रिच है। ठीक है, तो ये इस समय आईटी पर भी राय ले ली गई। मेटल्स कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर इस समय राय ली गई है। मार्केट इस समय देखिए फिर हायर लेवल पर थोड़ा सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल लग जरूर रहा है। निफ्टी इस समय 17,405 पर। गौतम जी, एक रिलायंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों को, और उसकी हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा स्टॉक है मार्केट का और एक अपने आप में एक सेक्टर है। आपने काफ़ी ट्रैक किया है इस स्टॉक को, यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है? देखिए, कोई भी चीज का आज समझने के लिए उसका पास देखना बहुत जरूरी है, वही टेक्निकल एनालिसिस है। अगर आप देखें पिछले एक साल में हुआ क्या, जब निफ्टी 18,900 तक गया तो सारे इंडेक्स हैवीवेट्स ने पार्टिसिपेट किया। कितने हैवीवेट्स लाइफ टाइम हाइस पे चले गए और सस्टेन किए। रिलायंस एक मेजर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक था जो पूरा टाइम उस रेंज में रहा, जब अच्छा टाइम था, जब उसको अपॉर्चुनिटी था 3,000 की तरफ जाने के लिए। वो हुआ नहीं, वो हर बार 27-2800 के लेवल से घूम जाता था। और अब जब मार्केट में डिफिकल्ट टाइम्स आ गए हैं तो ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है और नीचे की तरफ लीडरशिप ले रहा है। और जिस तरह के चार्ट है, जिस तरह के वीकली और मंथली चार्ट है, मुझे लगता है कि दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट पाइड पाइपर्स ऑन द वे डाउन। सो अगर ये 2300 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी लेवल है, अगर वो ब्रेक करता है, जो मेरे हिसाब से अगले 10-15 दिन में हो जाएगा, तब रिलायंस में 200 से 250 रुपए की फॉल आ सकती है। और हमारा वर्किंग टारगेट मीडियम टर्म का है 2050। तो रिलायंस जैसा स्टॉक में अगर समझिए 10 से 12% की फॉल आती है तो निफ्टी को डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। एंड दिस इज नॉट गुड न्यूज, बिकॉज बैंक निफ्टी और रिलायंस अगर आप दोनों को मिला ले तो ये ऑलमोस्ट 30-35-40% है इंडेक्स का। और ये दो मेजर सेक्टर्स अगर वीक है तो दूसरा कोई सेक्टर मार्केट को ऊपर के लेवल पे संभाल नहीं पाएगा। रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 23282 याद रखिएगा, ये गौतम जी का व्यू है रिलायंस पे। लेकिन कोई भी निवेश, कोई भी डायरेक्शनल कॉल, चाहे वो फ्यूचर्स में हो, ऑप्शंस में हो, इन्वेस्टमेंट हो, उस पर एक निजी राय जरूर सम्मिलित करें। इस चैनल CNBC आवाज़ को जो आप देख रहे हैं, जिस पे ये मंत्रणा हो रही है, उसका स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। अच्छा गौतम जी, एक और चीज़, जब हम किसी भी स्टॉक को पिक करते हैं या फिर ट्रेड भी करते हैं, हमें एक न्यूज़ फ्लो या फिर फंडामेंटल्स का थोड़ा कंफर्ट होना चाहिए। ऑटो को आप कैसे रीड कर पा रहे हैं, स्पेशली जो बजाज ऑटो ने किया है, एक्सपोर्ट कट, जो एक्सपोर्ट मार्केट में जो उनको विजिबिलिटी नज़र नहीं आ रही, उसके बाद जो प्रोडक्शन कट किया इन्होंने, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, इन दोनों स्टॉक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप, एंड स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट दैट कि इसी स्पेस का TVS मोटर पिछले 2 साल में अच्छा पैसा बना के देके गया, कैसे अप्रोच करेंगे आप इन दोनों स्टॉक्स को भी? सर, ऑटो सेक्टर एक मिक्स बैग है और हम लोग ने काफी सेक्टर्स में देखा कि 2-3 स्टॉक सेक्टर में अच्छे कर रहे हैं और बाकी के जो स्टॉक्स है उसी सेक्टर में वो काफी खराब कर रहे हैं। हमने रियल एस्टेट में भी देखा, अगर आप DLF और ओबरॉय रियलिटी को देखें तो एकदम स्टेडी है, और बाकी के अगर आप स्टॉक्स को देखें, लोडा डेवलपर्स को देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज को देखें, तो रोज 52 वीक क्लोज बना रहे हैं। तो ऐसा काफी सेक्टर्स में हो रहा है। ऑटो, जैसे मैंने कहा, एक मिक्स बैग है जहां पर बजाज और हीरो मोटो का चार्ट काफी खराब है, इस लेवल से भी बड़ी फॉल आ सकती है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको पॉजिटिविटी साइड देखना है तो TVS मोटर का चार्ट अच्छा है, M&M का चार्ट बहुत अच्छा है, मारुति का चार्ट काफी अच्छा है, टाटा मोटर्स में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैंने जो ये 3-4 स्टॉक के नाम जो अभी लिए, वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, वहां पर अच्छा पैसा बन सकता है। जैसी मार्केट स्टेबलाइज करेगा, मेरे हिसाब से ये 3-4 स्टॉक अच्छे करेंगे। बट बजाज और हीरो से दूर रहिए, वहां पर अभी भी फॉल लगती है। और डिफिकल्ट मार्केट एनवायरनमेंट में ये सब स्टॉक्स काफी लोअर लेवल्स पे जा सकते हैं। और हमने पिछले 6-8 महीनों में देखा कि
इस मार्केट में सपोर्ट और लो का कोई डेफिनेशन नहीं है। जब कुछ खराब होता है तो इतना खराब हो जाता है कि एक पॉइंट ऑफ डिसबिलीफ आ जाती है। वो पॉइंट हमने एशियन पेंट्स के साथ देखा, वो पॉइंट हमने लॉरस लैब्स के साथ देखा, वो पॉइंट हमने बजाज फाइनेंस के साथ देखा। तो ये काफी और स्टॉक्स में अगले 3-4-6 महीनों में हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा केयरफुल रहिए। ओके अच्छा, गौतम जी, दो ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स जहां पर हमने थोड़ी सी बाइंग देखी है ऑफ लेट, एक तो मिड कैप सीमेंट शेयरों में एक अच्छी खासी बाइंग हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है, वहां पर क्या व्यू होगा आपका? और पावर सेक्टर या कैपिटल गुड्स, यहां पर भी तेजी देखी है, यहां पर क्या व्यू होगा? देखिए, कैपिटल गुड्स तो हमारा फेवरेट है। कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग अगर आप ओवरऑल थीम देखें तो हमें अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, बट अगर मार्केट वीक रहेगा शॉर्ट टर्म में तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी है। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है आपके व्यूअर्स को कि अगर आप इस मार्केट को 1 से 3 साल के हिसाब से देख रहे हैं तो कैपिटल गुड्स रिलेटेड स्टॉक्स को खरीदिए। सेकेंडली, अगर आप मिड कैप सीमेंट को देखिए, अच्छी थीम है। आई थिंक मिड कैप सीमेंट में काफी अच्छे चार्ट है, इनफैक्ट इवन लार्ज कैप सीमेंट आप अल्ट्राटेक को देखिए, एकदम स्टेडी है, मार्केट वीकनेस का कोई इंपैक्ट नहीं है। डालमिया सीमेंट काफी अच्छा कर रहा है। तो हमें ये सेगमेंट अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि अगले 1 साल में सीमेंट एज अ पैक will outperform the market. On the other hand, पावर देखिए, पावर एक बहुत पॉपुलर स्पेस है। इस सेक्टर ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी 2020 और 2021 में। अब ये थोड़ा सा मुझे ओवर ओन लग रहा है और सारे जो पॉजिटिव फैक्टर्स है वो मोरलेस प्राइस में डिस्काउंटेड है। तो टाटा पावर जैसे शेयर जो इतने अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए अगले पिछले 2-2.5 सालों में, मुझे लग रहा है कि वहां पर एक्चुअली यहाँ से फॉल काफी आ सकती है। तो पावर इज एन अवॉइड, बट सीमेंट एंड कैपिटल गुड्स आर अ बाय। ओके, अच्छा, कैपिटल गुड्स में तो वाकई अगर आप देखें गौतम जी का कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा गौतम जी, ये दो स्टॉक्स वोल्टास, हेवल्स, व्हर्लपूल, सिम्फनी, ये जब से गर्मियां बढ़ रही हैं या फिर जो हॉटेस्ट आई थिंक फरवरी हमने स्पेंड किया इस बार, उसके बाद इनकी सुबगाहट बढ़ गई है काफ़ी। मेटल प्राइसेस काफ़ी आप देखें अब ऊपर से ट्रेस हुए हैं, जो कि एडवांटेज है इन कंपनियों के लिए। आप किसी भी पॉइंट पे इनको लॉन्ग करना चाहेंगे? आपका व्यू क्या कहता है, अगर कुछ महीनों के लिए ट्रेड करना हो इनको या फिर लॉन्ग साइड पे प्लेसमेंट लेनी हो कुछ? देखिए, हमने गोल्डीलॉक्स में तो एक ही स्टॉक रेकमेंड किया था, वो है ब्लू स्टार, क्योंकि हमें लगा था कि वहां पर स्ट्रक्चर बहुत सॉलिड है, काफी बड़े इन्वेस्टर्स थे, अर्निंग्स की ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी थी और स्टॉक ने काफी अच्छा किया और मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से भी अच्छा कर सकता है। बट हम लोग ने लोअर लेवल्स पे रेकमेंड किया था, डिस्क्लेमर। बट आपने जो दूसरी स्टॉक्स के बारे में बात की, हमें उतना अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि इन कंजम्पशन थीम पिछले 6-8 महीनों से अच्छा नहीं कर रहा है। वो कंटिन्यूसली लोअर लेवल्स पे चला जा रहा है और ये जो कंजम्पशन स्टॉक्स है ये काफी रिचली वैल्यूड है। तो अगर समझे निफ्टी यहाँ से 5-7-10% गिर जाए, जो मुझे लगता है हो सकता है, तो ये सब कंजम्पशन स्टॉक्स में और वीकनेस आ सकती है। तो द हैवल्स ऑफ द वर्ल्ड, द वोल्टास ऑफ द वर्ल्ड, सबसे दूर रहिए। आई थिंक अभी इनमें मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं लगती है और डाउनसाइड पोटेंशियल काफी। चलिए गौतम जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और इन सारे स्टॉक्स और सेक्टर्स पर अपना व्यू देने के लिए। तो क्लियरली गौतम जी का व्यू ये है कि ये इस रैली में आपको ट्रैप नहीं होना है। ये रैली शायद ट्रैप कर दे आपको और 16,800 से 16,900 तक जाने की निफ्टी अभी भी एक क्षमता रखता है चार्ट्स पर। और इवन बैंक निफ्टी में भी जो रैली है ये शायद उनको थोड़ी फेक लग रही है और इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहें इस रैली को लेकर। ये इनका व्यू था। कैपिटल गुड्स एक स्पेस है जहाँ पर क्लियरली एक थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है। चलिए एक काम करते हैं, एक बार अमित के पास चलते हैं वापस और एक लास्ट कॉल ले लेते हैं आज इस शो की, इस समय की। अमित जी, कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक जो आपने स्पॉट किया हो जब तक ये चर्चा चल रही थी? जी, मुझे एबी कैपिटल का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, स्टॉक में काफी अच्छा खासा रिलेटिव स्ट्रेंथ है। यहाँ पे एक अपमूव पॉसिबल है। 148 का इसका प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 155 और स्टॉप लॉस मेरा लगभग रहेगा 144 रुपीज का। ओके, चलिए शुक्रिया हमें ये कॉल्स के लिए। और एक काम करते हैं, अब नीरज जी आ गए हैं स्टूडियो में तो उनके पास चलते हैं। मुझे और वीरू को इजाज़त दीजिए। नीरज जी, आज फाइनली मार्केट में ग्रीन और अच्छा वाला ग्रीन, अच्छा वाला ग्रीन है और मुझे लगता है कि सस्टेन करना चाहिए इसको, क्योंकि काफ़ी बड़े मतलब ब्रॉडर मार्केट, छोटे शेयरों में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। तो लेट्स होप कि आज ये सस्टेन करेगा और जैसा कि अभी आप लोग भी कह रहे थे कि ये हो सकता है रैली आगे भी कंटिन्यू कर जाए यहाँ से, तो वो एक बड़ा अच्छा बनेगा। चलिए फिर इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन की सुर्खियों के साथ और फिर आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे।